हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है आपका 29 मार्च 2022 और आज का जो करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, बिहार न्यूज़ एनालिसिस कवर करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत करने के पहले आज सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कि रमन कुमार के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सभी के लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन पर्सनल होता है जो उनको क्या करता है, इंकरेज करता है, जिससे वो इंस्पायर होते हैं, जिससे वो इंस्पायर करते हैं, उसके फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने माता पिता ही होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के टीचर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे प्रेरक जो आपके पर्सनालिटी होते हैं जिनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सारे लोग जो महान विद्वान जो हमारे भारत संस्कृति से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन सभी से इंस्पायर होकर के उनकी राह पर चलने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनके एक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के, मोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप अपने 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 जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति मोटिवेट आपको हमेशा रह करके चलनी है। जिसको भी आप फॉलो करते हैं उससे हमेशा प्रभावित होकर के अपने आप को वैसा क्रिएट करना कि कल के डेट में आपको लोग फॉलो करें, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। रमन कुमार के द्वारा ये आज के डेट में 1 मिनट के वीडियो में कोटेशन लिखा गया है। तो आप सभी लोग कोटेशंस लिखें, जो कि रोज सुबह मेरी 10 बजे वीडियो आती है, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो। उस वीडियो में सभी लोग कोटेशंस लिखते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग कोटेशंस लिखें और जिनका कोटेशन सबसे प्यारा होगा उसको यहाँ पे पिक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के न्यूज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जिला है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, बिहार का मैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश को यहाँ पे अपनी बाउंड्री के साथ शेयर करता है, झारखंड को यहाँ पे बाउंड्री के साथ शेयर करता है, अपना बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बाउंड्री शेयर करता है। इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे आपको जिला है। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं जरूर चैट बॉक्स में मेंशन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर एनजीटी, ये बात ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए, मुझे आज का सबसे पहला होमवर्क आपका यही है, इस बॉडी का गठन किस दिन किया गया था, किस ईयर किया गया था, किस साल किया गया था, कब किया गया था, वो आपको बताना है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कही जा रही है। वैसे हम लोग पॉलिटी के क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 1 घंटे पूरे लेक्चर इस बारे में ये ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब, इसको क्रिएट कब किया गया था। उद्योग विभाग ने बनाया प्लान, क्या बनाया है कि 6 जिलों में लगेंगे 10 जल शोधन प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 जल शोधन प्लांट को यहाँ पे 6 जिलों में इसको स्थापित करने की बात की जा रही है। भागलपुर में, कहाँ पे है भागलपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं भागलपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। भागलपुर समेत सूबे के 6 औद्योगिक जिलों में 10 जल शोधन प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने इसका खाका तैयार किया है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरित बजट में योजना को शामिल करते हुए 1 करोड़ निधि भी जारी की है। वित्त विभाग से 1 करोड़ का फंड वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद उद्योग विभाग को दिया जाएगा। योजना के मुताबिक पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, औरंगाबाद व दरभंगा, कौन कौन से 6 जिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, औरंगाबाद हो गया, दरभंगा हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जल संशोधन प्लांट यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये CETP, CETP से दूषित जल से रसायन निकाल गंगा में बहाया जाएगा। CETP क्या है ये CETP, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के, एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्लियर अप दिखेगा सभी लोग को। तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक CETP का संचालन प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स ही करेंगे। सीटी की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय अनुदान मिलता है। देखिए, वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिलता है। सीईटीपी की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से सीईटीपी के रखरखाव व संचालन का काम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली एजेंसी को ही दिया जा सकेगा जो इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, जल संशोधन प्लांट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो सीईटीपी की स्थापना स्पेशल पेप्स व्हीकल
SPV स्पेशल पर्पस वैकेस करेगी। SPV तय करेगी कि किन इकाइयों में फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस या नैनो पद्धति से दूषित जल को साफ किया जाना है। ये यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, ये आपके डिसाइड जो किया जाएगा वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन इकाई, फिल्ट्रेशन यूनिट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। 10 औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा ये प्लांट। कौन कौन से है ये देख सकते हैं। फतुहा पटना में, पाटलिपुत्र पटना में, हाजीपुर वैशाली, बेला मुजफ्फरपुर, बरारी भागलपुर, ग्रोथ सेंटर औरंगाबाद, ग्रोथ सेंटर गिद्दा, सिकंदरपुर, बीटा, दोनार, दरभंगा, इन सभी जगह पे ये यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लांट को स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने हरित बजट में 10 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP की योजना के लिए 1 करोड़ की राशि आवंटित की है। CETP के लिए पूरा देश निर्देशन आने में 1-2 माह वक्त लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए यहाँ पे राशि को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। किसकी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। ये संजय कुमार वर्मा के द्वारा बुलाया जा रहा है, जो जिला उद्योग केंद्र है भागलपुर के, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। तो उद्योग विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर प्लांट लगाने का प्लान तैयार किया है। किसने, उद्योग विभाग ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपका निर्देश दिया गया है। NGT ने कई मामले की सुनवाई में पाया कि औद्योगिक इलाके की फैक्ट्रियों का कचरा जिस नाले से बहाया जाता है उसका डंप एरिया नजदीक की नदियां होती है। रसायन युक्त पानी से नदी की मछलियां व अन्य जलीय जीव की मौत हो जा रही है। कई प्रजातियों के विलुप्त होने के वजह फैक्ट्री से निकला प्रदूषित। देखिए बहुत सारे जो बेसिकली प्रदूषित पानी जो होते हैं, जो कचरा होता है, जो बेसिकली इंडस्ट्री से निकलता है, वो नियर बाय जो आपके जल जो नदियां वगैरह होती है वहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी में जो आपके मछलियाँ वगैरह है उनके जान वगैरह को, उनके जीव जो है उनकी जान चली जाती है। तो इस तरह से इनको अलग रखने के लिए, अलग कहीं डंप करने को लेकर के यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। NGT की आपत्ति के बाद विभाग ने निर्णय लिया कि CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट योजना से सूबे की सभी औद्योगिक एरिया में शोधन के बाद ही नदियां में केमिकल फ्री पानी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी पहले उसको क्या किया जाएगा, पूरी तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, उस पानी को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको जो केमिकल फ्री पानी जो बच जाएगा उस कचरे से, उसको फिर डिस्पोज किया जाएगा नदी में। तो ये यहाँ पर डिसीजन लिया गया, ये ध्यान रखते चलेगा। तो 6 जिलों में लगेगा जल शोधन प्लांट, ये ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा नंबर न्यूज़ है। दूसरा नंबर न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सत्याग्रह के 105 साल बाद 100 चंपारण में लौटेगी नील की खेती, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसान इच्छुक होंगे तो केविक नील के पौधा उपलब्ध कराएगा। नील की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत समेत विभिन्न देशों में नील की खेती फिर से शुरू हो रही है। ये अरविंद कुमार के द्वारा ये बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण में पिपराकोठी में चंपारण सत्याग्रह के करीब 105 साल यहाँ पे पूरे हो गए। चलिए मुझे बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह, ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में करने आंसर, ठीक है, ये होमवर्क नंबर 2 है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर सभी का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था वो आपको बताना है। तो 105 साल के बाद यहाँ पे नील की खेती लौट रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, नील की खेती से रिलेटेड ही आपके चंपारण सत्याग्रह में आपका बेसिकली ये सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पे जो गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, अच्छा बताइए, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद किसके निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी चंपारण गए थे वो आपको बताना है, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निरंतर निवेदन कर, वहां की स्थिति को देखने के लिए, वहां के देश किसान की स्थिति को जानने के लिए किसके द्वारा निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी चंपारण गए थे आपको बताना है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में यह खेती जुल्म व शोषण का प्रतीक बन गई थी, लेकिन बदले हालात में किसानों को समृद्धि के लिए इसकी खेती शुरू करने का मौका मिलेगा। इच्छुक किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी नील के पौधे उपलब्ध कराएगा। देखिए पिपराकोठी नील के पौधे उपलब्ध कराएगा, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को कौन प्रोवाइड करेगा, कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी नील के पौधे यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। सरकार से करार के बाद केरल की नील बनाने वाली कंपनी करीब 60 रुपए किलो, 60 रुपए की दर से नील के पौधे की सूखी पत्तियां खरीदेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 रुपए किलो, है ना, कंपनी करीब 60 रुपए किलो की दर से एट द रेट ऑफ 60 रुपीज नील की खेती के पौधे को सूखी पत्तियां यहाँ पे खरीदेगी। नई पीढ़ी के किसानों के लिए नील की खेती किसी रोमांच से कम नहीं होगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो विश्व भर में प्रतीक है नील की बड़ी मांग। तो नील की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत समेत विभिन्न देशों में नील की खेती फिर से शुरू हो रही है। बाजार के रुझान ने ही किसानों को नील की खेती की ओर आकर्षित किया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा, ठीक है, डन।
तो ये ध्यान रखिएगा। किसान दुर्गा सिंह ने बताया कि नील की खेती कमाई के दृष्टिकोण से बेहतर है, यदि इसका पौधा उपलब्ध कराया जाए तो इसकी खेती की जाएगी। किसान से अध्यक्ष आत्म कोटवा रविंद्र ने कहा बताया कि चंपारण सत्याग्रह के जुड़े नील की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकता है। ठीक है, भोजपुर में शुरू हुई नील की खेती, ये भी बात ध्यान रखिएगा। भोजपुर में शुरू हो गई नील की खेती। बिहार में सबसे पहले भोजपुर में ही नील की खेती का प्रयोग कराया है। भोजपुर का प्रयोग सफल रहा है तो अन्य जिलों में भी अगले साल से नील की खेती शुरू हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कंपनी ने गया, पटना, चंपारण के कुछ किसानों से संपर्क भी किया है नील की खेती को लेकर के। कम से कम 3 कटिंग होती है नील की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च के आखिरी या अप्रैल के पहले सप्ताह में नील के बीज गिराए जाते हैं। फसल का 3 कटिंग होने के कारण इसकी खेती में काफ़ी कम लागत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के 105 वर्ष बाद चंपारण में लौटेगी नील की खेती, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आपका खेती बाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ है। किसान जो स्वयं बीज तैयार करना चाहते हैं उन्हें पहले बिहार राज्य बीज निगम से निबंधन कराना होगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ आपका दानापुर पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ई किसान भवन में सोमवार को 20 ग्राम योजना प्रशिक्षण में यहाँ पे किसान मौजूद यहाँ पे हुए हैं। दानापुर पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जीविका की ओर से सोमवार को काशीमसक पंचायत के बिशुनपुर में 1 दिवसीय पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाया गया। उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार, मुखिया विनोद कुमार, जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुरुचि कांत मणि ने दीप प्रज्वलित कर किया है। ठीक है, 364 मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत के निःशुल्क दवा दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ई किसान भवन में सोमवार के 20 ग्राम योजना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार ने किसानों को स्वयं अपने स्तर से बीज उत्पादन करने की जानकारी दी है। बताया कि इससे किसान बीज के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वैसे किसान जो स्वयं बीज तैयार करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले बिहार राज्य बीज निगम से निबंधन कराना होगा। इसके बाद कृषि वैज्ञानिक व बीज इंस्पेक्टर उनके पास प्लॉट का निरीक्षण करेगा, उन्हीं की देखरेख में वे बीज का उत्पादन करेंगे। इससे किसान बीज के मामले में स्वयं आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, अपने बीज की बिक्री बिहार राज्य बीज निगम तो कर सकेगी ही। उसी से रिलेटेड यहाँ पे 201 किसानों ने यहाँ पे भाग लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 201 किसानों ने भाग लिया है यहाँ पे, उसी को लेकर के यहाँ पे शिविर में यहाँ पे आप देख सकते हैं दानापुर में जिसका आयोजन किया गया था ई किसान भवन में, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो किसान जो स्वयं बीज तैयार करना चाहते हैं उन्हें बिहार राज्य निगम से निबंधन कराना होगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं खगोल में 3 दिवसीय अमृत नाट्य महोत्सव के तहत सोमवार को फुल नौटंकी विलास नाटक मंचन करते कलाकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो खगोल की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंथन कला परिषद द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य एवं मंडल सांस्कृतिक संघ दानापुर के सहयोग से अमृत नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को दूसरे दिन पटना की संस्था प्रांगण के कलाकारों की ओर से बिहार की लोक कथाओं तथा किंवदंतियों पर आधारित नौटंकी शैली में नाटक फुल नौटंकी विलास का मंचन यहाँ पे अभय सिन्हा के निर्देशन में किया गया। किसके निर्देशन में किया गया? अभय सिन्हा के निर्देशन में। कौन? फुल नौटंकी विलास। याद रखिएगा ये बिहार स्पेशल में, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का जो आपका बेसिकली टॉपिक है बिहार स्पेशल में, ये आपका निकल करके आ सकता है, पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मंचन अभय सिन्हा के निर्देशन में इसका बेसिकली इसको किया गया है, इस नाटक को यहाँ पे अंजाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। कलाकारों में अरविंद, अर्पिता घोष, ये सारे लोग जो है वो आपके शामिल थे। याद रखिएगा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंथन कला परिषद द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य एवं मंडल सांस्कृतिक संघ दानापुर के सहयोग से ये नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फुलवारी शरीफ को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। नाटक अनाथ की प्रस्तुति भी की गई है, अनाथ की प्रस्तुति यहाँ पे की गई है। कहाँ पे? खगोल की चर्चित नाट्य संस्था सूत्रधार द्वारा सोमवार को स्थानीय सहीन इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह में रविंद्रनाथ टैगोर की मूल कहानी एवं नुपुर चक्रवर्ती द्वारा नाट्य रूपांतरण एवं नीरज कुमार द्वारा निर्देशक नाटक अनाथ की प्रस्तुति हुई है। नाटक की कहानी समसामयिक है, ये ध्यान रखिएगा। पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से यह कहानी अति दुर्लभ रचना है। नाटक के पूर्व समारोह का उद्घाटन नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम ने किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के पात्र आज भी जिंदा है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार वगैरह भी यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा फुलवारी शरीफ खगोल की चर्चित नाट्य संस्था सूत्रधार के द्वारा इसका आयोजन किया गया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। श्रवण बने NNF। NNF क्या है? नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम। श्रवण कौन? जो बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसके विशेषज्ञ जो रहते हैं ना, उनको ये बेसिकली कहा जाता है। तो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन के नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम के बिहार शाखा के अध्यक्ष कौन बने? बिहार शाखा के अध्यक्ष कौन बने हैं? NNF के डॉक्टर श्रवण। ये बात ध्यान रखिएगा। रविवार की रात शिशु रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, रविवार के रात को इनको अध्यक्ष चुना गया है। निर्वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर AK जायसवाल ने उन्हें मेडल पहनाकर अपना पदभार सौंपा है। तो अभी कौन संडे तक कौन थे? संडे तक आपको AK जायसवाल थे, उनको यहाँ पे सक्सीड किया है, रिप्लेस किया है कौन? डॉक्टर श्रवण ने। ये बात ध्यान रखिएगा। सम्मेलन के दौरान वरीय चिकित्सक डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण ने सहयोग और मार्गदर्शन देने का आश्वासन भी दिया है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर के नर्सों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। सेवा की उम्र बढ़ाने की मांग को लेकर के PMCH के नर्सों ने सोमवार को प्रदर्शन भी किया। इस दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ विभाग से बड़ी संख्या में नर्सों ने कारगिल चौक तक पैदल मार्च किया है। मार्च में शामिल सीनियर नर्स प्रमिला कुमारी ने बताया कि नर्सों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है, जबकि डॉक्टरों की 67 वर्ष है। नर्सों की रिटायरमेंट उम्र कम से कम 65 वर्ष की जाए। देखिए यहाँ पे डॉक्टर की जो रिटायरमेंट एज है बिहार में वो 67 वर्ष है, 67 वर्ष है। अब यहाँ पे नर्स की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 वर्ष है। तो ये इतना फासला क्यों? तो इसी को यहाँ पे बढ़ाने को लेकर के ये बेसिकली ये यहाँ पे मार्च किया जा रहा है और प्रमिला कुमारी के द्वारा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि कम से कम रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 वर्ष की जाए और उन्हें पुरानी पेंशन भी दी जाए। जो पुरानी पेंशन बंद हो चुकी है उस पेंशन को भी दिया जाना चाहिए नर्सों को। उसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो नर्सों के द्वारा कारगिल चौक तक पैदल मार्च किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आई होप न्यूज़ काफ़ी क्लियर और समझ में आ रहे होंगे सभी लोग को बहुत अच्छे से। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से कवर करते हुए चलेगा सभी चीज़ों को। रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस होती है 6:45 में, तो टाइम से ज्वाइन कर जाइएगा इसको और अच्छे से कवर करते हुए चले। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते हुए चले। बस 3-4 लोग ही शेयर करते हैं, ऐसा क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सकें और बाकी लोग भी इस क्लास को कवर कर सके। रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है। जो अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं बिहार के किसी भी से एग्जाम को लेकर के, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्रीलिम्स और मेंस तक के भी काफ़ी एक तरह से आइडिया आपको लगता हुआ चलेगा न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के। ठीक है, तो इसको शेयर करते हुए चले और सेशन को लाइक अगर नहीं किए तो सेशन को लाइक भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, दरभंगा हवाई अड्डे से 1.52 लाख लोगों ने यात्रा की। देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा निकल करके आता है कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के हमेशा यहाँ पे बात की जा रही है। तो याद रखिएगा दरभंगा एयरपोर्ट रिसेंट में जितने भी नए एयरपोर्ट्स बने उनमें सबसे ज़्यादा यात्रियाँ जो आपके ट्रैवल किए लास्ट 1 ईयर के बताएं कि लास्ट 1 ईयर के बताएं तो जो स्टार्टिंग का जो पहला साल था उसमें सबसे ज़्यादा जो है यात्री जो है वो 5.25 लाख सबसे ज़्यादा नए एयरपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से ही यात्रा किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में नगर विमानन मंत्रालय ने राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डे पर 2020-21 में उतरने वाले विमानों की संख्या 460 है तथा आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या 1,52,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गया हवाई अड्डे कोविड में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहाँ 2019-20 में 1803 विमान उतरे, वहाँ संख्या 4 गुना घट करके 2020-21 में 394 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुना यहाँ पे घट गया। 1803 जहाँ पे विमान का आवागमन होता था वहाँ अब जाकर के 394 हो गया है। यात्रियों की संख्या में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यात्रियों की संख्या में भी यहाँ पे 2,33,000 से घटकर 69,400 रह गई है। पटना हवाई अड्डे पे पिछले 3 वर्षों में यात्रियों की संख्या जो है 40,61,000 है, 45,25,000 लाख एवं अगर हम लोग बात करें 3 वर्षों की अगर हम लोग बात करें तो जो कि घट करके 27.10 लाख हो गई है। उतरने वाले विमानों की संख्या भी पिछले 3 वर्षों में 14,044, 15,480 से घटकर आपका 2020-21 में 10,700 रह गई है। ठीक है, 10,700 रह गई। आप देख सकते हैं 15,000 से
घट करके 10,700 रह गई है। सुशील मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर अधिक कर लगाने की मांग भी की है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 30% कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है वह अपर्याप्त यहाँ पे बताया जा रहा है बजट में 2022-23 को लेकर के। ठीक है, तो राज्यसभा में सोमवार को भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष के 22-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है वह अपर्याप्त है। इस पर उचित दर से कर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन लैंडिंग है ना, डिजिटल तरीके से कर्ज देना पर लगाम कसने एवं वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आईटी कानून में बदलाव के सुझाव दिए जाए। उच्च सदन में वित्त विधेयक 2022-23 पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य ने कहा कि देश में जब कोरोना महामारी आई थी तो 24 मार्च 2022 को लॉकडाउन लगाया गया था, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू किया गया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो 30% जो लगा है ना, क्रिप्टो करेंसी अधिक कर लगाने की मांग की है सुशील मोदी के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज है, राज्यपाल ने कराया अल्पाहार, सीएम भी हुए शामिल, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे आपको इसको अल्प आहार किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अल्प आहार फागू चौहान की ओर से सोमवार को सुबह माननीयों के अल्पाहार कराया गया। राजभवन के खुले लॉन में लजीज नाश्ते का प्रबंध किया गया था। जलपान के साथ चाय और कॉफी की विधायकों ने चुस्की भी ली थी। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल द्वारा सदस्यों को अल्पाहार पर बुलाने की परंपरा राज्य में पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। इस कड़ी में सोमवार की सुबह 9:30 बजे बड़ी संख्या में विधायक, विधान परिषद और कई सांसद भी पहुंचे। इनमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी अल्पाहार किया है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है, याद रखिएगा। अल्पाहार किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? राजभवन में, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष को लेकर के 75 की उम्र में सेवानिवृत्त करने की मांग यहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे? विश्वविद्यालय में, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष 75 वर्ष, तो इसके सदस्यों की सेवानिवृत्त उम्र 70 वर्ष होगी। इसको लेकर सोमवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पारित हो गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष की 75 वर्ष, तो इसके सदस्यों की सेवानिवृत्ति उम्र 70 वर्ष होगी। इसको लेकर के विधेयक पेश करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में भारी संख्या में पद रिक्त है। इन पदों पर बहाली के लिए ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हुआ है। सरकार का मानना है कि जब उम्र ढलान पर होती है तो अनुभव जवान होता है और अनुभव की पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं होती। इसलिए आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष एवं सदस्य का पुनः नियोजन भी हो सकेगा, जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। इस पर किसी को संचय नहीं होना चाहिए, चयन सही लोगों का हो, इसके लिए अनुभवी अध्यक्ष व सदस्य का होना जरूरी है। इस विधेयक पर समीर कुमार, महासेठ, राजेश कुमार, ये सारे लोग बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। सभापति ने अधिकार को तलब किया है। विधान परिषद में लघु जल संसाधन विभाग से जुड़े एक प्रश्न और जिसके जवाब पर कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने लघु जल संसाधन विभाग के अधिकार को अपने कक्ष में तलब किया है। 30 मार्च तक डेट तय करते हुए मामला की अब 3 महीना नहीं 3 दिन में ये आपका सलटेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड 9 माह में अपहृत का पता नहीं चलने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विधानसभा ने विपक्ष में प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधि व्यवस्था से जुड़े 2 मामलों से सरकार को घेरा है। इस दौरान विपक्षी विधायक खासतौर से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब से असंतुष्ट नजर आए हैं। एक सवाल पर तो करीब 20 मिनट तक पूरक सवाल होते भी रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये है, ध्यान रखिएगा। ये उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है। अगला न्यूज आपको बक्सर से देखने को मिलेगा। स्वर्ण धातु संग्रहालय में संग्रहित किया जाएगा। स्वर्ण धातु संग्रहालय में संग्रहित किया जाएगा। बक्सर जिला के डुमरांव अनुमंडल नवानगर प्रखंड स्थित गिरधार बराव गांव में गणेश शाह के खेत से 17 मार्च को मिले गुप्तकालीन 3 सोने के सिक्कों को बक्सर के सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में संग्रहित करवा दिया गया है। सभी गुप्तकालीन सिक्के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बक्सर द्वारा इंडियन ट्रेजरर ट्रोव एक्ट 1878 के सुसंगत प्रावधानों के तहत थाना प्रभारी सोनवत्सा ओपी के माध्यम से 20 मार्च को जब्त किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सोने के सिक्के बक्सर में सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में यहाँ पे संग्रहित करा दिए गए हैं। 17 मार्च को मिले गुप्तकालीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संग्रहालय में संग्रहित बक्सर में मिले स्वर्ण धातु, याद रखिएगा। ठीक है, गोल्ड मेटल।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बनाई योजना, विशेषज्ञ देंगे प्रशिक्षण। 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाएगी आपदा से बचाव की ट्रेनिंग। तो आपदा से बचाव की ट्रेनिंग को लेकर के आपका न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपदाओं से होने वाली मौतों को 75% तक कम करना, यह निश्चय यहाँ पे किया गया है। परिवहन दुर्घटनाओं को पर्याप्त रूप से कम करना है। आपदा प्रभावित संख्या में 50% कमी लानी है। आपदाओं से होने वाली आर्थिक क्षति को आधा करना है। यहाँ पे राज्य के मुखिया सहित पंचायती राज के 1.25 लाख प्रतिनिधि आपदा से बचाव का गुर सीखेंगे। भूकंप, अगलकी, बाढ़, सुखाड़ सहित कृत्रिम व प्राकृतिक आपदा के दौरान सतर्कता बरती जाए और इसका प्रशिक्षण जनप्रतिनिधित्व को दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर आम लोगों को सतर्क करने की योजना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशिक्षित करने का खाका बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयार किया है। ठीक है, उन्हें विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को, ये बात ध्यान रखें, ताकि आपदाओं से निपटने का पूरी तरह से उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए और वो पूरी तरह से सक्रिय हो सके इस यहाँ पे जो ट्रेनिंग के तहत, ताकि जब भी आपदा आए बिहार में तो वो पूरी तरह से डट करके उसका सामना कर सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे योजना बनाई जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के लिए जिलों में भेजे गए हैं मत पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के लिए 167 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक होगी आज। 4 अप्रैल को होगा मतदान। प्रत्याशी प्रचार में जुटे। ठीक है, मतदान हेतु चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में मतदाता फोटो, पहचान पत्र, निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज, फोटोयुक्त अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने सदस्यों के लिए जारी पहचान पत्र भी यहाँ पे शामिल होगा। 1.34 लाख मतदाता करेंगे मतदान। इसको लेकर के 24 यहाँ पे विधान परिषद के यहाँ पे सभी 24 सीटों के लिए कुल 1,34,632 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और मतदान के दौरान सिर्फ बैगनी स्केच पेन का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। अन्य कोई कलम का या पेंसिल का इस्तेमाल करने पर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर के बात कही है। तो 24 सीटों के चुनाव को लेकर के सभी जिलों में मतपत्र यानी बैलेट पेपर भेज दिया गया है। मतपत्रों की छपाई कोलकाता में कराई गई है। इन सभी सीटों के लिए चुनाव तैयार की समीक्षा को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास द्वारा मंगलवार के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सह जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में स्थानीय प्राधिकार के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के गठन सुरक्षा बलों की तैनात की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 564 बूथों पर किया गया है गठन। इसको लेकर के ये ध्यान रखिएगा। 24 सीटों के लिए 167 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निर्वाचन विभाग के अनुसार विधान परिषद के सहरसा सह मधेपुरा सह सुपौल निर्वाचन क्षेत्र के से सर्वाधिक 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जबकि भोजपुर सह बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम मात्र 2 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे पटना में 6, नालंदा में 5, गया सह जहानाबाद सह अरवल में 5, औरंगाबाद में 8, नवादा में 11, रोहतास सह कैमूर में 9, सारण में 8, सीवान में 8, गोपालगंज में 6, पश्चिमी चंपारण में 7, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो कुंवर सिंह की गाथा और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। सूबे के स्कूलों के पुस्तकालयों में स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन से संबंधित किताबें रखी जाएगी। पहली बार प्राथमिक से 12वीं तक स्कूल पुस्तकालय को दी जा रही है 72,467 पुस्तकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 5वीं में 40,478 कुल पुस्तकें हैं, 6ठी से 8वीं में 25,791, 9वीं से 10वीं में 2,273 और 11वीं से 12वीं में 3,925। पहली बार स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें भेजी गई है। पहले पैसे दिए जाते थे, इस बार लाइब्रेरी में किताब भेजी गई है। स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आज़ादी, मोरल वैल्यू आदि से संबंधित किताबें दी गई है। इस बच्चे का पुस्तकालय में उपयोग किया जा सकेगा। पटना जिले के स्कूलों में सबसे ज़्यादा किताबें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक 3,339 किताबें दी गई हैं। 1985 किताबें कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिला कई दी गई किताबों की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं और आपके जिला में कितने किताबें दी गई हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आप किस जिला से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और आपके जिला में कितने किताबें दी गई हैं वो आपको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा। 72,467 किताबें यहाँ पे दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा परियोजना को माने जाने राज्य के सभी स्कूल पुस्तकालय में इतनी किताबें यहाँ पे दी गई है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये तो अब कुंवर सिंह की गाथा को और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अब बच्चे जो हैं स्कूलों में ही पढ़ सकेंगे। मीठापुर गोठिया मठ, मीठापुर सब्जी मंडी और यारपुर से आर ब्लॉक से जाने वाली जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। यहाँ पे बेसिकली रेलवे की ओर से आर ब्लॉक से मीठापुर छोर तक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है। आर ब्लॉक पहुँचने में 2 मिनट लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को लेकर के दानापुर रेल मंडल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन
वर्क पूरा हो चुका है, अभी फैब्रिकेशन वर्क हो रहा है। दानापुर मंडल से मिली जानकारी के अनुसार जून तक फुट ओवर को शुरू करा दिया जाएगा। रेलवे की ओर से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि राजधानी के लोगों को वर्षों पुरानी मांग की ओर पूरा करने के लिए रेलवे की ओर से ये फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। ये ब्रिज जो है वो 72 वर्ग मीटर लंबा होगा, जबकि इसकी चौड़ाई 3 मीटर की होगी। ये ध्यान रखिएगा, फुट ओवर ब्रिज से एक संग सैकड़ों लोग आ जा सकेंगे। आवागमन आसान होगा, रुकेंगे हाथ से, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, डन, क्लियर। BPSC 67वीं की परीक्षा के जो डेट है उसको रीस्केड्यूल किया गया है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। पहले ये आपका पेपर जो होने वाला था ये आपका 7 मई को होने वाला था। ठीक है, पहले 23 जनवरी को होने वाला था। ठीक है, 23 जनवरी को होने वाला था, बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यह 7 मई के बजाय 8 मई को होगी। ठीक है, उसी को लेकर के आपके, और ये चौथी बार परीक्षा की तिथि में बदलाव यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले 23 जनवरी को परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी, उस वक्त कोरोना संक्रमण की वजह से तिथि बढ़ाई गई। इसके बाद 30 अप्रैल को परीक्षा की तिथि जारी की गई थी, इसके बाद 7 मई को तिथि तय की गई। अब तिथि यहाँ पे, नई तिथि यहाँ पे जारी कर दी गई है। 800 से ज़्यादा सीटों की संख्या हुई है, ये याद रखिए, 800 से ज़्यादा सीटों की संख्या हो गई है। वहीं आवेदकों की संख्या 6 लाख से अधिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अब पेपर जो होगा वो जो अपकमिंग BPSC प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं 67 के लिए, उनके लिए ये लेटेस्ट अपडेट है। ये ध्यान रखिएगा, आपका पेपर 7 मई को नहीं 8 मई को होगा। विधान पार्षद सुनील सिंह एक दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। सुनील सिंह को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। सुनील सिंह बोले हमको बोलने नहीं दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, तो हम लोग सदन से बहिर्गमन कर गए। बाद में उनको पता चला कि उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और मामला आचार समिति को सौंपा गया। तो उनको बोलने नहीं दिया गया, तो वो बाहर निकल आए थे और इसी चीज़ को लेकर के उनको बाहर आकर के पता चला कि उनको निलंबित कर दिया गया। तो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को राजद के सुनील कुमार सिंह को मंगलवार को पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। पूरे एक दिन के लिए इनको निलंबित कर दिया। सुनील कुमार सिंह के सदन में किए गए आचरण के मामले को विधान परिषद की आचरण समिति को सौंपने का नियमन दिया है। सभापति श्री सिंह ने सुनील सिंह का आचरण सदन और बिहार के मर्यादा एवं संस्कृति के खिलाफ बताया, कि ऊपर से वो उठ करके जो बाहर आ गए थे उस चीज़ को लेकर के ये उनके खिलाफ बताया, संस्कृति के खिलाफ। तो इसलिए सुनील सिंह को पूरे दिन के लिए कार्रवाई के बाहर निकालने का निर्देश दिया था। यही नहीं, उन्होंने आसन से नियमन दिया कि इससे जुड़ा फुटेज किसी भी पोर्टल का चलाया गया है तो उसे सदन की अवमानना माना जाएगा और उस पर केस किया जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। उन्होंने आसन से नियमन भी दिया है, ये ध्यान रखिएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये आपका बताया गया है। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पेश किया गया है। विधेयक पर चर्चा भी शुरू हो गई थी। ठीक है, क्लियर। तो फिलहाल एक दिन के लिए सुनील सिंह को यहाँ पे निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया विधान परिषद से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सारी न्यूज़ें बहुत अच्छे से। ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 2022 आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा, इसको रिवाइज करते हुए चलेगा। मुकेश सैनी हटे, तारकेश्वर को मिला प्रभार। तो कैबिनेट सचिवालय ने दोनों आदेश जारी किए हैं। भाजपा की अनुशंसा पर सीएम ने की थी सिफारिश, और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार जो है वो उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद को दिया गया है। वहीं मुकेश सैनी को 27 मार्च के प्रभाव से ही मंत्री पद से हटाने का आदेश भी निर्गत कर दिया गया। तो इनके जगह पे अब कौन आ गए हैं? तारकेश्वर प्रसाद। ये बात ध्यान रखिएगा, 27 मार्च से तारकेश्वर प्रसाद को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री का पदभार यहाँ पे मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओवर एक्टिंग का शिकार हुए हैं सैनी, ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। चलिए, तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था बिहार न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के, जो कि आपकी रोज 6:45 PM पे होती है। अच्छे से कवर कीजिएगा इस सारे न्यूज़ को बहुत अच्छे से। इसका PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और रेगुलर बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो या कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं इस मेल ID पर। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे सारे ग्रुप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पेज के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे 6:45 PM पे आप मेरे साथ बिहार करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।